आज के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड कर रहे हैं। हमने जो कविताएं की हैं उनमें सूरदास के पद, तुलसीदास के कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह और अट नहीं रही, ये कविताएं हम कर चुके हैं। तो आज की जो रचना है नागार्जुन की एक कृति है, यह है दंतृत मुस्कान, और एक छोटी सी कविता इसमें है जो प्रकृति का वर्णन कर रही है, फसल। आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नागार्जुन के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि इनका मूल नाम वैद्यनाथ था, लेकिन इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तब इनका नाम नागार्जुन हो गया था। वे 1936 से 1938 तक वहां रहे और उसके बाद 2 साल बाद आए। तो इनका जो स्वभाव था घूमने का था, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के ये कवि रहे हैं और इनकी अनेक कृतियां आई। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ये 2 छोटी छोटी कृति इनकी हैं, 2 रचनाएं इनकी हैं, यह है दंतृत मुस्कान और फसल। उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इनका देहांत सन 1998 में हो गया था। तो आज की हम जो रचना शुरू कर रहे हैं यह है दंतृत मुस्कान। तो ये एक ऐसी रचना है जिसमें कवि अपने बच्चे के बारे में ये कविता लिख रहा है कि जब कवि बाहर गया हुआ था, विदेश यात्रा पर था, तो उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। तो जब कवि आया तो उसे देखकर कविता का भाव कवि के मन में जागा, तो ये कविता कवि ने लिख डाली। कविता है यह है दंतृत मुस्कान। कवि कह रहा है उस छोटे बच्चे को देखकर, तुम्हारी यह दंतृत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहता है कि तुम्हारे इन छोटे छोटे दांतों की हंसी, दंतृत माने छोटे छोटे जो दांत हैं वो उनके मुंह में आ गए हैं, तो उनकी जो मुस्कान है, यानी कि जब वो हंसता है तो उसके छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं, उसी को कवि ने दंतृत मुस्कान कहा है। तो कवि ने कहा कि जब तुम्हारी यह दंतृत मुस्कान दिखाई देती है तो ऐसे लगता है जैसे मरे हुए व्यक्ति में भी वो जान डाल देगी, अर्थात निराश व्यक्ति भी आशा के रूप में जाग जाएगा, यानी कि निराशा का निराकरण वो कर रही है, निराशा को वो दूर कर रही है। ऐसी मुस्कान बच्चे की उन्होंने बताई है। आगे कहा है धूली धूसिर तुम्हारे ये गात, यानी कि धूल से सना हुआ, क्योंकि जो लेखक जो कवि है उनकी जो झोपड़ी है वहां पर कोई पक्का फर्श नहीं है, धूल मिट्टी के जो कण हैं वहां पर हैं। तो उसी बात को कवि बता रहा है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात मैंने शरीर, धूली धूसर मैंने धूल से सना हुआ जो तुम्हारा शरीर है, उसका जो भाव व्यक्त किया है वो कवि कह रहा है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कि आपका जो धूल से सना हुआ शरीर है वो ऐसे लग रहा है जैसे जलजात मैंने कमल, कमल जो कहाँ खिलते हैं, तालाब में। लेकिन कवि को लगता है, अपने बच्चे को देखकर कवि कहता है कि वो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है, यानी कहने का भाव है कि वो सुंदरता उस जलजात से, उस कमल से ज्यादा कवि को लग रही है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि जिसने आपको स्पर्श किया, चाहे वो कितना ही कठोर हृदय का क्यों ना हो। कठिन पाषाण का मतलब यहाँ क्या भाव लिया है, कठोर हृदय से,
यानी कि कठोर हृदय का व्यक्ति भी आपके स्पर्श से पिघलकर जल यानी कि निर्मल हो गया होगा। वो भी निर्मलता का भाव व्यक्त किया है कि कठिन पाषाण यानी कि कठोर पत्थर भी आपके स्पर्श से पिघलकर जल बन गया होगा। अब कवि का कहने का भाव है कि जो निष्ठुर हृदय का व्यक्ति है वो भी आपके स्पर्श से सहृदय बन जाएगा, अच्छे हृदय वाला बन जाएगा। आगे, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सफिलिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि कहता है कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर बबूल और बांस से भी, अब बबूल और बांस, बबूल होता कीकर का वृक्ष और बांस ये भी एक कठोर माना गया है, तो ऐसे कठोर और कांटेदार पेड़ भी सफिलिका के फूल की तरह बन गए होंगे तुम्हारे स्पर्श को पाकर। छू गए यानी कि तुम जब उन्होंने तुम्हें छुआ होगा तो बांस और बबूल जैसे पेड़ भी, सफिलिका एक सुंदर फूल होता है, उसकी तरह से वो बन गए होंगे। कहने का भाव है कि तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर व्यक्ति भी भावुक हो उठेगा, उसकी भावुकता सामने आएगी। आगे कहा है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कवि अपने बच्चे से प्रश्न कर रहा है कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कवि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का कवि था, वो ज्यादातर बाहर रहता था और काफी समय के बाद घर आता था, तो इसीलिए अपने उस बच्चे से प्रश्न कर रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है बिना नजर झपकाए, यानी एक टक देखना, कि आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, कि आप बिना आंख झपकाए मुझे देख रहे हो। अब फिर प्रश्न किया है, थक गए हो, कि अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो शायद आप थक गए होंगे। आंख लूं मैं फिर। अब कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंखों को मैं खुद दूसरी तरफ कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि तुम टकटकी लगाकर मुझे देख रहे हैं और उसके कारण आपको थकावट हो गई है और मैं अपनी आंखों को दूसरी तरफ फेर लेता हूं। ऐसा कवि अपने बच्चे को कह रहे हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? फिर प्रश्न कर रहा है कि कोई बात नहीं, हमारा परिचय पहली बार नहीं हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह प्रश्न फिर किया जा रहा है। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। और कवि उस बच्चे की मां को माध्यम मानते हुए कहता है कि तुम्हारी मां यदि तुम्हें जन्म ना देती तो मैं तुम्हें देख ना पाता और न ही जान पाता। यानी उस मां को के प्रति कृतज्ञता का भाव कवि व्यक्त कर रहा है जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, और मां के माध्यम से यही बात उन्होंने कही है कि मैं आपको न देख पाता न जान पाता यदि तुम्हारी मां तुम्हें जन्म ना देती। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, और तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान यानी छोटे छोटे दांतों की हंसी मैं देख नहीं पाता। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य। अब कवि बच्चे को भी धन्यवाद कर रहा है, कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट कर रहा है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मां भी धन्य है। यानी कि मैं तुम दोनों के प्रति वो भाव व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो चिर यानी चिर प्रवास, थोड़े समय के लिए यहां आने वाला। मैं इतर मैं अन्य, मैं तो दूसरा हूं आपके लिए, और मैं तो कुछ समय के लिए यहां आता हूं, थोड़े समय के लिए आता हूं और प्रवास करके थोड़े दिन रहकर मैं फिर चला जाता हूं। तो मैं आपके लिए अभी अपनापन आपके अंदर मेरे प्रति नहीं जागा है। मैं आपके लिए एक अतिथि के समय हूं, अतिथि के समान हूं। आगे कहा है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क?
अब कवि कहता है कि मैं तो एक मेहमान की तरह आता हूं, तो इस मेहमान से प्रिय, प्रिय किसके लिए प्रयोग किया है? बच्चे के लिए, कि तुम्हारा संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए आकर चला जाता हूं और मैं एक अतिथि की तरह, एक मेहमान की तरह तुम्हारे पास आता हूं, तो हमारा और तुम्हारा कोई संपर्क ज्यादा नहीं रहा है। उंगलियां मां की कराती रही मधुपर्क, तो आपकी मां की उंगलियां ही आपको सब कुछ खिलाती रही। मधुपर्क दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल से मिलाकर बनाया गया पंचामृत है, जिसको मधुपर्क कहा गया है। तो आपकी मां उस मधुपर्क को, उस पंचामृत को अपनी उंगलियों से खिलाती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार। और जब आप मेरी तरफ कनखी मार, मैंने तिरछी निगाह से देखना, कि कवि उस बच्चे को कह रहा है कि जब तुम इधर यानी मेरी तरफ कनखी मार यानी तिरछी नजर से देखते हो, और होती जब की आंखें चार। अब जब आप देखते हो तो हमारी आंखें मिल जाती हैं। दो कवि की आंखें, दो बच्चे की आंखें, तो वो आंखें चार हो जाती है। लेकिन यहां प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है कि तुम्हारी आंखों में जो प्यार दिखाई देता है तो आंखें चार हो जाती हैं। हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव अधिक हो जाता है। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और उस समय जब ऐसा होता है, तुम मेरी तरफ देखकर अपने छोटे छोटे दांतों की हंसी हंसते हो, तो वो मुझे बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है और मैं उस सुंदरता को देखता ही रहता हूं। तुम्हारी इस छोटे छोटे दांतों की हंसी मेरे लिए बड़ी ही सुंदर है और मनमोहक है। तो कवि इस प्रकार दंत्रित मुस्कान के माध्यम से छोटे बच्चे के प्रति अपने भाव को व्यक्त करता है। इसमें वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस विद्यमान है। तो कवि उस वात्सल्य के कारण अपने बच्चे के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त करता है। अब जो इसी क्रम में इसी कवि द्वारा रचित कविता है फसल। तो ये भी एक प्रकृति को लेकर कविता है। कवि प्रकृति प्रेमी भी रहे हैं, तो उन्होंने ये कविता जो लिखी है फसल, नाम है फसल। तो प्यारे बच्चों, फसल शब्द सुनते ही खेतों की हरियाली हमारी आंखों के सामने आ जाती है। हम अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं। भारत विविधताओं का देश है। हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें बोई और काटी जाती हैं, लेकिन फसल का जो महत्व है, फसल का जो उगाने का तरीका है, वो हर जगह एक जैसा है। उसी के संदर्भ में ये फसल लिखी गई है, ताकि हम बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे भी इस बात को जान लें कि फसल क्या है। तो उसी आधार पर ये आपके पाठ्यक्रम में डाली गई हैं। तो फसल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब कवि कह रहा है कि फसल एक नदी नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, कि जिसके कारण, उस पानी के कारण वो फसल बढ़ती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। ये केवल एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों करोड़ों हाथ इस फसल को उगाने में मेहनत करते हैं। पहले कहा है ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, यानी कि अनेकों नदियां मिलकर इस फसल का, जो फसल के लिए पानी लेकर आती हैं, जादू का काम करती हैं। तो उसी तरह जब एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों हाथ जब इस काम को करते हैं तो फसल बनती है। आगे कहा है एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो एक के नहीं है ना, दो है, हजार हजार खेतों की, यानी कि मिट्टी के जो गुण और धर्म हैं वो अलग अलग हैं। अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और हर मिट्टी
अपना अपना रंग अलग दिखाती है। हर मिट्टी की अपनी अपनी खूबी होती है, खासियत होती है, और हर मिट्टी एक जैसी फसल ना देकर अलग अलग धर्म के अलग अलग गुणों की फसल को पैदा करने का काम करती है। यानी एक मिट्टी नहीं है, दो नहीं है, अनेक ऐसी प्रकार की मिट्टी हैं जो फसल को उगाने का काम करती हैं। अब आगे कहा है फसल क्या है, फिर प्रश्न पूछा है फसल क्या है। अब इसका निचोड़ आ जाएगा सारा का सारा। और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है वह। अब ऊपर नदियों के बारे में जिक्र आया था, लेकिन अब कवि बता रहा है कि कुछ फसल और कुछ नहीं है, केवल नदियों के पानी का जादू यहां दिखाई देता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है कि अनेक हजारों लाखों करोड़ों हाथों ने मिट्टी पर मेहनत की। उनकी महिमा के कारण, उनकी मेहनत के कारण ही फसल पैदा हुई है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और अनेक प्रकार की मिट्टी जो पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अपने अपने गुणधर्म को लेकर फसलों को उगाने का काम करती हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का कि केवल पानी, मेहनत और मिट्टी से काम नहीं चलेगा, ये काम सूरज की किरणें भी करती हैं। कि जब सूरज की किरणें फसल पर अपना प्रकाश छोड़ती हैं तो उस सूर्य की किरणों से फसल अपने भोजन को तैयार करती है। तो वो रूपांतरण उसके बढ़ने में काम आता है। जब सूरज की किरणें किसी पौधे पर पड़ती है तो उसके कारण ही वो पौधा बढ़ने लगता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब सूरज ने भी काम किया और हवा भी अपना काम फसल को बढ़ने में मदद करती है। कैसे कि जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे थिरकते हैं और थिरकने के बाद उनमें फुटाव होता है। तो इस प्रकार कवि ने पूरी कविता में फसल को किस प्रकार से बताया है कि फसल नदियों के पानी का जादू है, लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श है, हजार हजार मिट्टी के गुणधर्म हैं, और इसके साथ साथ सूरज और हवा भी फसल को उगाने में, उसमें बीज डालने में और पूरी तरह से तैयार करने में सूरज और हवा का भी पूरा का पूरा सहयोग रहता है। तो ये थी आपकी दोनों कविताएं। दंतुरित मुस्कान एक बच्चे के बारे में बताया है, और फसल के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक छटा को बिखेरा है कि प्राकृतिक सुंदरता तो होती है, उसके साथ साथ फसल हमें खाने और पीने के लिए अनेक वस्तुएं प्रदान करती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं NCERT की ये कविता थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी एक कविता और शेष है जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसका जल्दी ही हम उसको डाल देंगे। तो आपका काव्यखंड उस कविता के साथ पूरा हो जाएगा। ये हमने केवल व्याख्यात्मक रूप डाला है। आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसमें हर कविता के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे ताकि पेपर में आपके काम आए, आपके अच्छे नंबर आए। इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।